स्कॉर्पियो एन के होने के बावजूद भी महिंद्रा अपनी 15 साल पुरानी स्कॉर्पियो क्लासिक को इसके को एग्जिस्टिंगली साथ बेच रही है। और कूल चीज क्या है कि स्कॉर्पियो वाले ब्रांड नेम के अंदर ज्यादा सेल्स ये 15 साल पुरानी स्कॉर्पियो क्लासिक की हो रही है एज कम्पेयर टू लेटेस्ट वाली स्कॉर्पियो एन। और एक सिंगल महीने में ये 15 साल पुरानी स्कॉर्पियो क्लासिक ज्यादा बिक जाती है एज कम्पेयर टू लेटेस्ट वाली टाटा सफारी और हैरियर कंबाइंड। तो दैट इज और प्लस 100। स्कॉर्पियो क्लासिक का दोस्तों सबसे बड़ा कंपटीशन था टाटा सफारी स्टॉर्म, जिसके अंदर आपको ज्यादा बड़ा साइज, ज्यादा बढ़िया दिखने वाली लुक्स, ज्यादा बड़े अलॉयज, ज्यादा बढ़िया हॉर्स पावर, ज्यादा बढ़िया टॉर्क, इंटीरियर की सेकंड रो और थर्ड रो सीट में ज्यादा बढ़िया लेग स्पेस और ज्यादा बढ़िया कंफर्ट, ज्यादा बढ़िया फीचर्स और प्रॉपर फ्लाई बाय 4x4 टेक्नोलॉजी मिलती थी, जो कि दोस्तों अगर आपको पता नहीं लैंड क्रूजर्स के अंदर आती है। और रिलायबिलिटी चलो अभी हम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जब इंडियन आर्मी को अपनी GS 800 वाली कैटेगरी के अंदर एक प्रॉपर इंडियन 4x4 गाड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने स्कॉर्पियो क्लासिक, फोर्स घुर का, टाटा सफारी स्टॉर्म सबकी टेस्टिंग करी। और काफी रिगरस टेस्टिंग करने के बाद टाटा मोटर्स को एक काफी बड़ा ऑर्डर दिया इस वाली गाड़ी को सप्लाई करने के लिए। पर तब भी टाटा मोटर ने इस गाड़ी को 2019 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया, डिस्पाइट कि इसका इतना बड़ा फैन बेस था इंडियन कार मार्केट में, डिस्पाइट वो प्रॉपर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो नहीं रहा था। जिसकी वजह से काफी लोग मानते हैं कि जैसे महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो एन के होने के बावजूद भी अपनी पुरानी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक को बेच रही है और लोग उसको अभी भी पसंद कर रहे हैं, वैसे टाटा सफारी स्टॉर्म का भी इंडिया में काफी बड़ा फैन बेस है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर। और अगर टाटा मोटर इस गाड़ी को अभी भी इंडिया में बेच रहे होते तो उनकी ओवरऑल ब्रांड आइडियोलॉजी काफी डिफरेंट होती। तो आज देखते हैं दोस्तों क्यों इस गाड़ी का इंडिया में डिसकंटिन्यू हो गया, और अगर इसका प्रॉपर इंडिया में रीलॉन्च होता है तो कैसे टाटा मोटर इसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकती है और बढ़िया दोस्तों पैसे कमा सकती है। तो महिंद्रा सिर्फ कार मेकर ऐसा नहीं है जो कि अपनी स्कॉर्पियो के साथ अपनी पुरानी वाली स्कॉर्पियो को को एग्जिस्टिंगली बेच रहे हैं। काफी सारे कार मेकर इस वाली स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके बैठे हैं। फॉर एग्जांपल टोयोटा के केस में लेटेस्ट वाली इनोवा हाई क्रॉस का लॉन्च हो रखा है, काफी एलीट गाड़ी है जिसमें आपको बढ़िया कंफर्ट, आपको बढ़िया एवरेज मिलती है और ये जनरली इंडिया के टीयर 1 सिटी वाले कॉर्पोरेट टाइप लोगों को केटर करती है। पर साथ में टोयोटा अपनी इनोवा क्राइसलर डीजल में भी बेचती है, क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर इस गाड़ी की काफी हाई रिस्पेक्ट है और टैक्सी वाले लोग भी गाड़ी को काफी प्रेफर करते हैं। मारुति जब भी अपनी डिजायर की नई वाली जनरेशन को लॉन्च करते हैं तो अपनी पुरानी वाली जनरेशन को टैक्सी ओनली बना देते हैं, क्योंकि काफी सारे फ्लीट ओनर्स और टैक्सी ड्राइवर्स इस गाड़ी को प्रेफर करते हैं पुराने वाले वर्जन में, क्योंकि वो ऑलरेडी इसको बहुत सालों से चला रहे हैं, इसके पार्ट्स काफी इजीली अवेलेबल है। महिंद्रा अपनी बलेरो नियो के होने के बावजूद भी अपनी बलेरो पुरानी वाली बेच रही है, बस 2-4 साल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि काफी सारी सिटीज के अंदर भाई सबको लगता है कि भाई बलेरो इज द रियल किंग, इस गाड़ी को लो अगर आपको लेना है, क्या छोटी मोटी एवेन्यू वगैरह परचेज करना। पर इसका रियल टॉप जी वाला एग्जांपल है लैंड क्रूजर का, जिसमें लैंड क्रूजर की फिलहाल 300 वाली सीरीज बिक रही है, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम कंफर्ट, मैक्सिमम आपको पावर और मैक्सिमम टेक्नोलॉजी मिलती है। पर टोयोटा इसके साथ साथ में ही अपनी 60 साल पुरानी 70 सीरीज वाली लैंड क्रूजर को भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, काफी सारी वेस्टर्न एशियन मार्केट्स के अंदर और साथ ही में काफी सारे साउथ अमेरिकन मार्केट्स में बेच रही है, काफी सारे अच्छे ऑफ-रोडिंग ओरिएंटेड लोगों को और साथ ही में काफी सारे टेररिस्ट को भी, टू बी ऑनेस्ट। अब ये मेनली इसलिए बिकती है क्योंकि जो आपको सिंप्लिसिटी इस गाड़ी में मिलती है, जो आपको मैकेनिकल टच इस गाड़ी के अंदर मिलता है, वो आपको लेटेस्ट वाली लैंड क्रूजर प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो जिस बंदे को भाई सिर्फ अपनी गाड़ी को चलाना ही है, उसको भाई कोई एप्पल कार प्ले वगैरह नहीं चाहिए, वो इसी गाड़ी को प्रेफर करेगा। भले इस गाड़ी का प्राइस भी ऑस्ट्रेलियन मार्केट वगैरह में ऑलमोस्ट सेम ही है लेटेस्ट वाली लैंड क्रूजर से अगर आप कंपेयर करें। अब समझ आ रहा है दोस्तों जॉर्ज सोरोस के फंडिंग वाले पैसे कहां लग रहे हैं, ये तो लैंड क्रूजर 70 सीरीज को परचेज करने में लग रही है। और ऐसे सारे कार मेकर मेनली 5 कारणों की वजह से कर पाती है और करते हैं, जो कि हमारी सफारी स्टॉर्म मेनली सारे फुलफिल कर रही है, ऑलमोस्ट सारे दोस्तों। पहला कारण है कि जो गाड़ी की पहले वाली जनरेशन है वो जनरली ज्यादा सस्ती होती है एज कम्पेयर टू गाड़ी की लेटेस्ट वाली जनरेशन, क्योंकि लेटेस्ट में आपको नई टेक्नोलॉजी मिलती है, आपको नई फीचर्स मिलती है। पुरानी वाली को कार मेकर काफी सालों से बना रहा है तो वो सस्ती बनने लग जाती है, जिसकी वजह से अगर कार मेकर को उस वाले मॉडल का एंट्री पॉइंट सस्ता रखना है तो वो अपने पुराने वाले मॉडल को भी साथ में बेचता रहता है और नए वाले मॉडल को भी बेचता रहता है, जैसा किया ने अपनी करेंस के साथ करा है, जिसमें बेसिक वाली जो करेंस है आपको बेस मॉडल में मिलती है, उसके ऊपर आपको उसका क्लाविस वाला वर्जन मिलता है। सो दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी, जो कि हमारी दोस्तों सफारी स्टॉर्म आसानी से फुलफिल कर रही है, क्योंकि इसका एंट्री पॉइंट भी काफी सस्ता है आज कम्पेयर टू नई वाली सफारी का
का एंट्री पॉइंट। सेकंड कारण होता है कि जब भी एक कार मेकर अपनी गाड़ी को काफी सालों से बना रहा होता है तो उसकी कॉस्ट काफी कुछ एमोर्टाइज हो जाती है और अब उसको बनाने में काफी कम एक्सपेंडिचर आता है एज कम्पेयर टू 5 साल पहले। कि जब भी दोस्तों एक कार मेकर अपनी गाड़ी बनाता है तो उसमें वो R&D में एक्सपेंडिचर करता है, उसके पार्ट्स को बनाने के लिए डाइस वगैरह बनाता है, अपनी फैक्ट्री के अंदर रीटूलिंग वगैरह करता है। जैसे जैसे वो गाड़ी बनते रहती है वो जो सारा एक्सपेंडिचर है वो रिटर्न डाउन होता रहता है और अपने लाइफ साइकिल के एंड तक आते आते एक गाड़ी को बनाने में लीस्ट कॉस्ट आती है एज कम्पेयर टू उसके लाइफ साइकिल के स्टार्टिंग के अंदर। तो एक कार मेकर के प्रॉफिट ज्यादा होंगे एक पुरानी वाली गाड़ी को बेचने में एज कम्पेयर टू अपनी लेटेस्ट वाली गाड़ी को बेचने में। तो महिंद्रा का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वो स्कॉर्पियो क्लासिक को बेच के ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट कमा रहे होंगे एज कम्पेयर टू लेटेस्ट वाली स्कॉर्पियो एन को बेच के, क्योंकि भाई इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इतने पुराने पार्ट्स है, पता नहीं कब से ही महिंद्रा बना रहे हैं। उनकी भाई फैक्ट्री के जो उनकी मशीन है वो भी पुरानी हो गई होगी, जो कि दोस्तों हमारी सफारी स्टॉर्म दोबारा फुलफिल कर रही है, क्योंकि इसको भी टाटा मोटर कब से बना रहे थे, इसकी भी इतनी ज्यादा डाइया वगैरह बनी होगी। तीसरा रीजन है कि कार मेकर ऐसे जनरली तब कर पाते हैं जब जो पुरानी वाली गाड़ी है वो एक डिफरेंट ऑडियंस को केटर करती है एज कम्पेयर टू न्यू वाली गाड़ी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जो महिंद्रा का केस है तो स्कॉर्पियो एन यूजुअली जो टियर 1 सिटी वाले लोग हैं जिनको बढ़िया एसयूवी चाहिए उसको केटर करती है, और जो स्कॉर्पियो क्लासिक है वो टियर 2 टियर 3 सिटी वाले जिनके भाई मुआवजे आए हैं, जिनको भाई थोड़ी बहुत हवाबाजी करनी है, उनको केटर करती है। ऐसे दोस्तों अगर आप देखें तो सफारी के केस में भी है जिसमें सफारी स्टॉर्म की डिमांड मेनली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में थी। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमारी सफारी स्टॉर्म बढ़िया कंडीशंस का फुलफिल कर रही है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला दोस्तों रीजन है कि जो फ्लीट ओनर्स है वो जनरली पुरानी वाली जनरेशन को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू लेटेस्ट वाली जनरेशन को परचेज करना। अब ऐसा इसलिए होता है कि अगर एक गाड़ी 10 साल से मार्केट के अंदर बिक रही है तो 10 साल से उसके पार्ट्स भी मार्केट के अंदर बिक रहे हैं और वो काफी सस्ते हो जाते हैं बनाना, और काफी सारे थर्ड पार्टी कंपोनेंट मेकर्स भी वो पार्ट्स बनाने लग जाते हैं। साथ ही में क्योंकि मैकेनिक्स ने भी उस गाड़ी पे काफी सालों से काम कर रहा है तो उसको रिपेयर करवाना, उस पे सर्विस कराना काफी आसान होता है। तभी जो काफी सारे फ्लीट ओनर्स है, टैक्सी ड्राइवर्स है जो कि एक साथ में काफी सारी गाड़ियां परचेज करते हैं, वो पुरानी वाली जनरेशन को प्रेफर करते हैं। वो बोलते हैं भाई हमें लेटेस्ट फीचर लेटेस्ट डिजाइन ही चाहिए, हमें बस गाड़ी चाहिए जो सस्ते में रिपेयर हो जाए और जो सस्ते में चल जाए। तभी पुरानी वाली डिजाइन इतना बढ़िया बिकती है टैक्सी के अंदर। और दोस्तों ये भी हमारी सफारी फुलफिल कर रही है क्योंकि ये भी बहुत सालों से बिक रही थी, मैकेनिक्स इसके बारे में भी जानते थे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो दोस्तों लास्ट रीजन है वहां पे हमारी सफारी मात खाती है कि जनरली कार मेकर ऐसा तब कर पाते हैं जब जो गाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जब जो गाड़ी के अंदर मैकेनिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो अभी भी फंक्शन के अंदर है और वो अभी भी कंप्लायंस नॉर्म्स के अंदर आती है। और यहीं पे दोस्तों हमारी सफारी बहुत बड़ी मात खा जाती है। जिसके लिए अगर आप चले इसकी हिस्ट्री के अंदर तो 1998 में जब टाटा मोटर इस गाड़ी को लॉन्च करते हैं तो काफी एक सुपीरियर प्रोडक्ट होता है एज कम्पेयर टू महिंद्रा स्कॉर्पियो। मतलब तब तक स्कॉर्पियो लॉन्च नहीं हुई थी, जिसमें टाटा मोटर टाटा की टेल्को 9 का X2 वाला प्लेटफॉर्म लेती है, उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं और एक प्यूजो से 2.0 लीटर का डीजल इंजन सोर्स करके जिसमें 87 हॉर्स पावर होती है। इतनी बड़ी गाड़ी को उस टाइम 87 हॉर्स पावर आती थी। अब भाई कोई लेटेस्ट गाड़ी के अंदर अगर छोटी भी 87 हॉर्स पावर आ जाए हमें लगता है भाई ये तो अंडर पावर्ड है, ये तो पहाड़ पे चढ़ ही नहीं पाएगी। उस टाइम लोगों को लगता था कि ये पावरफुल गाड़ी है। अब आने वाले सालों के अंदर टाटा मोटर थोड़े बहुत इसके अंदर अपग्रेड्स करते रहते हैं, पर मेजरली अपग्रेड आता है इसकी डाइकोर वाली जनरेशन के साथ, जिसमें आपको एक तो हाइड्रोफोम्ड इसकी चैसी मिलती है जो कि थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती है पहले से। साथ ही में आपको 3.0 लीटर का एक डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है जो कि टाटा के ट्रक के अंदर इस्तेमाल होता था, और साथ ही में 2.2 लीटर का वैरिकोर भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं टाटा मोटर, जो कि दोस्तों दोबारा इन्होंने प्यूजो सोर्स किया था। अब आने वाले सालों में टाटा मोटर इसके जो अपग्रेडेशन राइट्स है वो प्यूजो से परचेज तो कर लेते हैं और इसकी पावर भी इंक्रीज कर देते हैं इसके स्टॉर्म वाले वर्जन के साथ। पर दोस्तों इसके बाद 2019 में दिक्कत आती है जब हमारी सरकार BS6 नॉर्म्स को मैंडेटरी कर देती है। अब BS6 कंप्लायंट बनाने के लिए इस वाले इंजन को टाटा मोटर को एक तो सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम को लगाना पड़ता, एक डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर को लगाना पड़ता और एक रियल ड्राइविंग एमिशन सॉफ्टवेयर को लगाना पड़ता। अब दोस्तों ये वाली चीजें लगानी है ऐसे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, पर क्योंकि ये वाला इंजन टाटा मोटर ने खुद से बनाया नहीं था तो इसको लगाने में कुछ ज्यादा एक्सपेंडिचर आता, कुछ ज्यादा खर्चा आता, क्योंकि दोबारा प्यूजो के इंजीनियर्स के पास जाना पड़ता, दोबारा उनको पैसे देने पड़ते। और यही पे दोस्तों महिंद्रा वाले बाजी मार गए, क्योंकि जब 2002 में उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो का लॉन्च किया तो स्टार्टिंग से ही अपना 2.6 लीटर वाला CRDE वाले इंजन का इस्तेमाल करा, जो कि इन्होंने खुद ही बनाया था, कोई भी बाहर का इंजन था नहीं। फिर आने वाले सालों में जब वो इसके अपग्रेडेशन करते हैं तो साथ ही में अपने 2.2 लीटर वाले डीजल इंजन को भी डेवलप कर देते हैं, जो कि वो स्कॉर्पियो के अलावा अपनी 3-4 और गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। अब इससे उनका फायदा क्या होता है कि क्योंकि उन्होंने इस वाले इंजन को खुद ही डेवलप करा है और ये वाला इंजन उनकी 3-4 गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो जब BS6 नॉर्म्स इंडिया में मैंडेटरी हुए तो उनको ये वाला अपग्रेडेशन करना काफी आसान पड़ा, और साथ ही में उनको करना ही पड़ा अपग्रेडेशन क्योंकि उनकी सारी लाइनअप के अंदर ये वाला इंजन इस्तेमाल हो रहा है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर जिसकी सिर्फ
एक सिंगल गाड़ी में ये वाला इंजन इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों टाटा मोटर पीछे रह गए और उन्होंने बोला भाई हम नहीं अपग्रेड करने वाले, इट इज कॉस्टिंग अस टू मच। सेकंड दोस्तों ये भी रीजन नहीं है, वो अपग्रेड भी कर लेते, पैसे भी देते, पर दिक्कत क्या है कि 2017 में इस गाड़ी की एवरेज इंडिया में अराउंड 600 यूनिट्स बिक रही थी एक सिंगल महीने में, 2018 में अराउंड 500 यूनिट्स बिक रही थी एक सिंगल महीने में, और 2019 में अराउंड 100 यूनिट्स बिक रही थी एक सिंगल महीने की एवरेज, जो कि अगर आप कंपेयर करें स्कॉर्पियो क्लासिक की तो अराउंड 4 से लेके 5000 एवरेज हर एक सिंगल महीने में गाड़ियां बिक रही थी, तो ऑलमोस्ट 7 गुना का डिफरेंस है। तो टाटा वाले बोलते हैं कि भाई अगर हम ये अपग्रेडेशन कर भी देते हैं, पैसे खर्च भी देते हैं, हमें इतना कुछ वाइबल लग नहीं रहा कि हमारा रिटर्न आने वाला है इस गाड़ी को मेंटेन करने से, तो क्या ही फायदा भाई, इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। लोग तो इसको पसंद कर नहीं रहे वैसे भी। एक तो भाई हम इंडियंस की दिक्कत है ना, जो हमारे पास होता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जब वो चले जाता है फिर हमें लगता है भाई वही बढ़िया था, वही बढ़िया था। यही भाई दिक्कत है बहुत ज्यादा बड़ी। पर ये भी दोस्तों इतना बड़ा रीजन नहीं है, इससे बड़ा तीसरा रीजन जिसमें 2019 में टाटा अपनी न्यू फॉरएवर स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो सिर्फ मोनोकॉक चैसी बेस्ड कार्स के ऊपर काम करेंगे, वो अपनी सारी गाड़ियों को सेफ बनाएंगे, सारी गाड़ियों में एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ फीचर्स आएंगे जिससे ब्रांड काफी कुछ सेम बनेगा, और अपनी इंपैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इनकी सारी गाड़ियों में काफी कुछ सेम डिजाइनिंग एलिमेंट्स होंगे और एक प्रॉपर ब्रांड आइडेंटिटी बन पाएगी। अब दोस्त ऐसा करने से ये ब्रांड अपनी हैरियर को एक तो लॉन्च करता है, अपनी नेक्सॉन के अंदर अपग्रेड्स करता है, अपनी पंच को लॉन्च करता है, अपनी टियागो वगैरह को अपग्रेड करता है, और इनकी सारी गाड़ियां सेम दिखने लग जाती है और सारी मोनोकॉक चैसी बेस्ड कार्स होती है, जिनको बनाने के लिए ये ब्रांड अपनी दोनों फैक्ट्रीज के अंदर भी काफी मेजर अपग्रेड्स करते हैं ताकि मोनोकॉक चैसी बेस्ड कार्स के ऊपर फोकस कर पाए। अब दोस्तों एक तो दिक्कत है कि टाटा सफारी स्टॉर्म एकदम ही अलग दिखने वाली गाड़ी थी, ना तो वो इंपैक्ट 2.0 के अंदर आती थी, चलो मान लो उसके अंदर डिजाइनिंग भी चेंज कर दी, पर वो बॉडी और लैडर फ्रेम गाड़ी थी, तो उसको अगर टाटा मोटर को अभी भी प्रॉपर बनाना था तो इसके लिए इनको एक सेपरेट प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग लाइन को डेवलप करना पड़ता या फिर मेंटेन करना पड़ता, जिससे एक तो जगह घिरती, इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता, जो कि इनको वायबल लगा नहीं, तो इस ब्रांड ने इसको टाटा बाय बोल दिया। पर इससे पहले एक काफी बड़ी सिल्वर लाइनिंग आई थी, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी को अपनी GS 800 वाली कैटेगरी के अंदर बढ़िया गाड़ी चाहिए थी। इन्होंने अपनी जिप्सी को रिसेंटली डिसकंटिन्यू करा था और इनको बढ़िया गाड़ी चाहिए थी। इन्होंने दोस्तों इंडिया की फोर्स खुरका और बाकी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, टाटा सफारी स्टॉर्म, एक तो बाहर की डस्टर वगैरह को पूरा प्रॉपर रिगरसली टेस्ट करा, और सारी टेस्टिंग करने के बाद जो टाटा सफारी स्टॉर्म है उसके 3200 यूनिट्स का ऑर्डर दिया टाटा मोटर को कि भाई आपकी गाड़ी हमें बहुत ही पसंद आई, क्यों ना आप इसको हमें सप्लाई करो। टाटा मोटर ने ये वाला ऑर्डर फुलफिल करा, इसके बाद इनको एक और एडिशनल सेट ऑफ कार्स का ऑर्डर मिल गया, पर इसके बाद टाटा मोटर ने अपनी गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी, तो ये ऑर्डर जो है महिंद्रा के पास चला गया और उनको बढ़िया बेनिफिट मिलने लग गया। अब इसके बाद भी दोस्तों टाटा मोटर के पास काफी बढ़िया चांस थे कि वो सफारी को रिवाइव कर देंगे, क्योंकि जब हैरियर लॉन्च हुई थी उसके साथ ही जब जिनीवा ऑटो शो में टाटा मोटर ने इसके 7 सीटर वाले वर्जन का शोकेस कर दिया था एज टाटा बजट, तो हमें लगा था दोस्तों कि इस गाड़ी का नाम बजट होने वाला है। जो सफारी है वो ब्रांड नेम अभी टाटा मोटर के पास है ही, तो आने वाले टाइम में वो कोई बढ़िया ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड गाड़ी बना देंगे। फिर 2021 के जनवरी के अंदर इस गाड़ी का लॉन्च होना था, मुझे दोस्तों अच्छे से याद है, मैं उस टाइम वीडियो भी बनाता था, तो जनवरी के अंदर टाटा मोटर बढ़िया टीजर वगैरह निकाल रहे थे कि भाई हमारी बजट ऐसी होने वाली है, बढ़िया उसके अंदर स्पेस होने वाली है, ये सब। उसके बाद रैंडमली 26 जनवरी को दोस्तों गाड़ी का लॉन्च होना था। 15 दिन पहले टाटा मोटर अपने सारे टीजर्स को हटा के इसका नाम रख देते हैं टाटा सफारी। तो दोस्तों बूम, रैंडमली मुझे पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया। मेजरली इसका रीजन मेरे ख्याल से क्या था, मैं भी उस टाइम दोस्तों कार इंडस्ट्री में था ही, कि जो बजट वाला नाम है इतना कुछ दोस्तों हाइप क्रिएट कर नहीं रहा था, टाटा सफारी वाला नाम काफी कुछ हाइप क्रिएट कर लेता, तो टाटा मोटर ने सोचा भाई क्यों ना हम रिस्क कम ले और सफारी का नाम इस्तेमाल कर ले। वैसे भी हमें पता नहीं भाई आने वाले टाइम में कौन सी गाड़ी हम बनाएंगे जो कि सफारी का नाम इस्तेमाल कर पाएगी। तो इससे दोस्तों दो नुकसान हो गए, एक तो जो सफारी वाला ब्रांड नेम है वो खराब हो गया एक ऐसी गाड़ी में जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है, जो कि मोनोकॉक चैसी बेस्ड है, और जो कि दोस्तों इतनी कुछ है भी नहीं, ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड, लग्जरी ओरिएंटेड है। पर महिंद्रा ने एकदम स्टार्टिंग से एकदम डिफरेंट डुअल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करा, जिसमें उनको पता था कि भाई उनकी जो अभी फिलहाल मेजॉरिटी सेल्स है वो बॉडी ऑन लैडर फ्रेम गाड़ियों से आ रही है। तो 2019-20 के बाद जब उन्हें ट्रांजिशन मारना था, उन्होंने ऐसा नहीं करा कि भाई हम सारी गाड़ियों को हटा के सारों को मोनोकॉक चैसी बेस बना देंगे। उन्होंने अपनी बॉडी ऑन लैडर फ्रेम को कार्स को तो रखा ही, उनके अंदर अपग्रेडेशंस करे ताकि लोगों को वो और अपीलिंग लगे। साथ ही में नई नई मोनोकॉक चैसी बेस्ड कार्स को भी लॉन्च करा ताकि वो दोनों मार्केट्स को केटर कर पाए और दोनों मार्केट्स में बढ़िया सेल्स ला पाए। तभी जब महिंद्रा को अपनी
स्कॉर्पियो एन को लॉन्च करना था, उन्होंने ऐसा नहीं करा दोस्तों कि भाई इसको थोड़ा हम कॉम्पैक्ट बनाते हैं, थोड़ा स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, थोड़ा इसको यूनिक नया बनाते हैं। उन्होंने इसको बॉडी और लैडर फ्रेम ही रखा और प्रॉपर इसके अंदर रगड़नेस रखी, भले फीचर्स को काफी कुछ ऐड कर दिया, पर साथ ही में उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग वाली स्कॉर्पियो क्लासिक को भी रीलॉन्च कर दिया थोड़े कम प्राइस के अंदर, ताकि दोस्तों जो दोनों मार्केट्स है दोनों उनके हाथ में रहे और कहीं से भी उनको नुकसान ना हो। तो दिस वाज आई थिंक सो रियली गुड स्ट्रेटेजी। टाटा मोटर ने पूरा ही अपना सारा इतिहास बुला दिया और महिंद्रा ने अपना इतिहास भी साथ में रखा और अपना फ्यूचर भी साथ में रखा, जिसकी वजह से अगर आप स्कॉर्पियो की केस में देखें सिर्फ तो 52% से जो ऊपर का मार्केट शेयर है स्कॉर्पियो क्लासिक का है। भले वो एकदम लोहा लंगड़ गाड़ी है, भले उसके अंदर आपको कुछ फीचर नहीं मिलते, डिब्बा लोग कहते हैं उसको, सेफ्टी के नाम पे 0 रेटिंग है उसकी, पर फिर भी दोस्तों टियर 2 सिटी में अगर आप इस गाड़ी को लेके चलते हैं, ऐसा तो होता है दोस्तों, ऐसे तो बाऊजी तो आपको बोलने लग जाते हैं लोग। सो आई थिंक सो दैट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर दोज पीपल। पर अगर आज की डेट में दोस्तों अगर आप देखें टाटा सफारी स्टॉर्म अगर आज भी बिक्री होती तो उसका नाम मेजरली सफारी स्टॉर्म भी अगर रख लेते कोई दिक्कत ना होती, क्योंकि स्टॉर्म पहले ऐड हो रखा है और साथ ही में टाटा मोटर अपनी जो एग्जिस्टिंग अभी वाली सफारी है उसको भी बेचते रहते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या उनको मेजरली डिफरेंस करने पड़ते कि सफारी की मेजरली लुक्स के अंदर थोड़े बहुत नई आइट्रेशंस डालने पड़ते। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज को डालते, थोड़ी स्प्लिट वाली हेडलाइट्स डालते थे, थोड़े DRL वगैरह डालते थे, साइडों में 18 इंच के अलॉयज डाल देते, रूफ लाइन वगैरह सब कुछ सेम ही रखते, पीछे नए टेल लाइट्स को डाल देते। इंटीरियर में दोस्तों वैसे इसका इंटीरियर थोड़ा पुराना लगता था टू बी ऑनेस्ट, पर अगर स्क्रीनें वगैरह डालते वो तो काफी बढ़िया हो जाता, तो थोड़ा मतलब यूनिकनेस आ जाती। ऐसा नहीं है कि भाई लोग इसको पसंद नहीं करते थे, बस क्योंकि इस गाड़ी में थोड़ी बहुत दिक्कतें थी तो थोड़ा बहुत ही पुरानी होने लग गई थी। पर अगर टाटा मोटर बढ़िया अभी भी अपग्रेड कर देते इट वुड हैव वर्कड रियली वेल। और इसमें 2-3 उनके फायदे होते। पहला उनका फायदा होता कि जो इंडियन आर्मी ने उनसे ऑर्डर लेके महिंद्रा को पास ऑन कर दिया था, क्योंकि टाटा मोटर ने सफारी स्टॉर्म को बनाना बंद कर दिया था, वो ऑर्डर वो अभी भी रिटेन कर पाते और साल की आसानी से 3-4 हजार गाड़ियां हमारी इंडियन आर्मी को ही सप्लाई कर पाते, महीने की 300-400 आप मान सकते हैं, जिससे उनका बढ़िया भाई फैक्ट्री तो एटलीस्ट यूटिलाइज रहती, उनको नुकसान ना होता। सेकंड दोस्तों उनका फायदा होता कि वो इस वाली गाड़ी के अंदर अपने 2.2 लीटर वाले इंजन का इस्तेमाल करते मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो पुराना वाला इंजन है वो खत्म हो गया था। अब इस वाले इंजन के साथ इस गाड़ी का एक तो वेट कम होता, इस गाड़ी में पावर इंक्रीज हो जाती और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज होती, इसकी रिलायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती। तो जो पहले वाली सफारी का मार्केट परसेप्शन था कि भाई ये तो बिल्कुल भी चलती नहीं है, ये तो एकदम बोरिंग गाड़ी है, बिल्कुल खत्म है इसकी रिलायबिलिटी, वो दोस्तों इंप्रूव हो जाती। मेनली इसके इंजन के अंदर ही दिक्कत थी, बाकी तो दोस्तों क्या ही दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर। थर्ड दोस्तों परसेप्शन के अंदर चेंजेस आते हैं कि अगर आप देखें 2020 के बाद इंडिया में लाइफस्टाइल ओरिएंटेड गाड़ियों की सेल्स काफी बढ़ गई थी महिंद्रा थार के लॉन्च के बाद। उसके बाद महिंद्रा ने 3-4 अपनी बढ़िया यूटिलिटी रन गाड़ियां लॉन्च करी, फोर्स गोरखा वगैरह, जिसको पहले कोई पूछता नहीं था, उसकी सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो टाटा मोटर भी इस वाली लाइफस्टाइल ओरिएंटेड मार्केट के ऊपर कैपिटलाइज कर पाते और बढ़िया इस गाड़ी को 4x4 की तरह लॉन्च करते, जिससे उनका मार्केट परसेप्शन भी सिर्फ एक एवरीडे कार मेकर से चेंज होके एक यूटिलिटेरियन कार मेकर की तरह बढ़ता, जिससे उनकी बाकी गाड़ियों की सेल्स के ऊपर भी काफी बढ़िया इंपैक्ट आ सकता था। जिसकी वजह से मैं मानता हूं कि आसानी से इस गाड़ी की 2000 यूनिट्स तो महीने की बिकी जाती, मैं कोई बड़ी बात नहीं मानता, बस 3-4 टाटा मोटर को चेंजेस करने थे। पर दोस्तों अब इस गाड़ी का अलविदा हो चुका है और अभी तो कोई प्लान लग नहीं रहे, रैंडमली सोचा दोस्तों 2026 में इसका लॉन्च हो जाए, क्या बढ़िया मजे आएंगे। आप बताना दोस्तों बाकी अगर इस गाड़ी का इंडिया में दोबारा रीलॉन्च होता है, वुड यू बाय दिस कार और नॉट?